गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक करेंगे। देखना, जो हम वीडियोज बना रहे हैं ये वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए, जो एग्जामिनेशन चल रही है रेलवे के लिए, उनके लिए। वैसे इसके बाद में फिर सब्जेक्ट वाइज हम शुरू करेंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टच करने वाले हैं, मुद्राओं की आपूर्ति, है ना, सप्लाई ऑफ मनी। तो मनी सप्लाई या मुद्रा की आपूर्ति, जिसमें M0, M1, M2, M3, M4 ये क्या होते हैं सब, तो इससे क्वेश्चन आ जाते हैं एसएससी में या फिर स्टेट लेवल सिविल सर्विसेज या सिविल सर्विस यूपीएससी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा बहुत ही। तो शुरू करते हैं। देखना, सबसे पहले हम पढ़ते हैं जमाओं के प्रकार। हमें करना है M1, M2, M3, M4। इसके लिए हम पहले टूल्स देख लेते हैं कि किन किन टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो जमाएँ होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं सावधि जमाएँ, है ना, सावधि जमाएँ, और एक ये जमाएँ होंगी मांग जमाएँ, डिमांड डिपॉजिट्स एंड टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट्स के नाम होगा टाइम डिपॉजिट भी कहेंगे इसको। और जो दूसरा है डिमांड डिपॉजिट्स, इसमें भी दो प्रकार की होती हैं। डिमांड डिपॉजिट्स दो प्रकार के हुए हैं, जिसमें एक तो सेविंग अकाउंट्स हो जाएंगे और एक करंट अकाउंट्स हो जाएंगे। हमारी बचत खाता, जैसे मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट में कौन कौन से, बचत खाता, सेविंग अकाउंट, और एक हो जाएगा चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट। इनमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में? देखना, जब हम बैंक में सेविंग अकाउंट में हम जमाएँ करते हैं अपनी डिपॉजिट, वहाँ पर कोई हम धन करते हैं, इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा, ब्याज की दर, ये लगभग 4%, कहीं पर 3.75% या 4%, 5% भी हो सकती है। करंट अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही नॉमिनल होता है, बहुत कम हुआ करता है, लगभग 1%। किसी किसी बैंक में तो 1% से भी कम होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, हम ये दोनों अलग अलग क्यों करना चाहते हैं? तो जो बचत खाता होगा, सेविंग अकाउंट, इसमें हम ट्रांजिशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलता है और इसमें कभी भी हम जमा कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। हालांकि इसमें सर्विस चार्ज भी लगता है। फिर अगर हमारा लेन देन या ट्रांजैक्शन उसमें 3 या 4 से अधिक बार हुआ है, उस पर बैंक फिर कुछ चार्ज लगाएगा। दूसरा जो चालू खाता होता है, इसमें एक दिन में हम अनेकों बार कर सकते हैं, कितनी ही बार कर सकते हैं लेन देन। जैसे कुछ स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेज होते हैं, इनके अपने जो खाते होंगे वो चालू खाते हुआ करते हैं, यानी कि करंट अकाउंट। चालू खाते में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है, ब्याज की दर कम, लेकिन इसमें सुविधा यह है कि एक दिन में हम हजारों बार लेन देन कर सकते हैं, जबकि हम बचत खाते में हजारों बार लेन देन नहीं कर सकते। तो ये दोनों प्रकार के जो खाते होंगे, कौन सी, मांग जमाएँ होंगे या डिमांड डिपॉजिट्स होंगे। दूसरा, सावधि जमाएँ क्या होती है, टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक एफडी और एक आरडी। इसमें तो हमारा जो धन होता है वो डंप हो जाता है ना, लगभग 9 या 10 वर्षों के लिए। इसमें हमारा पैसा 2 गुना या 1.5 गुना जो भी बैंक की स्कीम रही हो। तो एफडी क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी में हमारा जो पैसा होता है वो लगभग ये होगा 120 या 119 महीनों के लिए जमा हो जाएगा, है ना, 119 महीनों के लिए, यानी कि 120 महीने का मतलब वही लगभग 10 वर्ष निकलता है। तो 10 वर्ष के लिए हमारा पैसा दोगुना हुआ। इसको आप ऐसे समझिए, अगर हम 1 लाख रुपए की एफडी कराते हैं तो 10 वर्षों के बाद में वो 2 लाख रुपए हो जाएगी, प्लस उस पर मिलने वाला ब्याज भी होगा, है ना, इंटरेस्ट जो लगता है, लगभग हमें 2.25 लाख रुपए वो मिलते हैं। दूसरा जो हम आरडी करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट्स, आवर्ती जमा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, आवर्ती जमा की, आवर्ती जमाएं। आवर्ती जमाएँ कैसी होती हैं कि इसमें अगर हम 1 लाख रुपए एक मुश्त जमा करने हैं, एफडी में तो एक मुश्त 1 लाख रुपया जितने का भी आप खाता खुलवाना चाह रहे हैं, हम 1 लाख के 2 लाख रुपए बनाना चाहते हैं, तो इसमें तो एक मुश्त जमा करने पड़ेंगे, लंप सम में जमा करने पड़ते हैं। लेकिन आरडी में क्या होगा, वही रिकरिंग होने लगता है। हो सकता है कि हमें 4 बार में जमा करें, कि 1 लाख रुपए जमा करने, 25 हज़ार रुपये 4 बार में आप जमा कर दीजिए। पहले महीने में 25, अगले महीने में 25,000, तीसरे महीने में, चौथे महीने में। उससे क्या होगा, जब हमारे 1 लाख रुपये वो जमा हो जाएंगे, अब वो फिर एफडी बन जाएगी, यानी कि वो हमारे पैसा दुगना हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे इसमें दुगना पैसा मिलता है, इसमें भी 2 गुना ही मिलेगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 लाख रुपए के बदले लगभग 2.25 लाख रुपए मिल जाएंगे, इसमें हमें 2 लाख रुपए और 10,000 रुपये मिल जाएंगे, 2-10 के करीब इसमें मिलेंगे। तो आरडी में हमें क्या सुविधा रहती है कि हम किस्तों में वो जमा कर सकते हैं वहाँ पर, लेकिन एफडी में हमें एक ही मुश्त में करना पड़ेगा। फिर से देखिए आप एक बार,
हमारा आज का टॉपिक रहेगा मनी के कितने टाइप होते हैं, मुद्राएं कितने प्रकार की हैं। तो 4-5 प्रकार की होती है, M0, M1, M2, M3, M4। इसे समझाने के लिए बीच बीच में शब्दावली आएंगी, टर्मिनोलॉजी जाएंगी, उसको हमने पहले डिफाइन किया है। तो जमाएं डिपॉजिट्स कितने प्रकार के होंगे, यानी कि खाते कितने प्रकार के होंगे। अकाउंट्स, ये जो जमाएं हैं इसको हम क्या कहेंगे, अकाउंट्स। अकाउंट्स हमारे कितने प्रकार के, जो बैंकों में हम खाता खोलते हैं वो 2 प्रकार के, एक तो डिमांड डिपॉजिट्स और एक टर्म डिपॉजिट, सावधि जमाएं या फिर मांग जमाएं। मांग जमाएं भी 2 प्रकार की, बचत खाता और चालू खाता, है ना। हमें जिसमें सुविधा है वो अपना खाता खोलते हैं। और दूसरा जो सावधि जमाएं होंगी, टर्म डिपॉजिट, इसमें एक FD हुआ और एक RD हो गए। तो ये क्या होंगे, ये 2 प्रकार के खाते होंगे। अभी आपको बताएंगे कि हम खाते हम कहाँ पर खोल सकते हैं अपने। तो इसके बाद में हम ये करेंगे कि बैंकों में खुलते हैं या पोस्ट ऑफिस में भी, RBI में किसके खाते होते हैं, तमाम उन चीज़ों के बारे में चर्चा। तो ये आप इसमें नोट करते रहिए साथ साथ। और अच्छा, तो देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि हमारे जो अकाउंट्स होते हैं, जो हमारे खाते होंगे, ये कहाँ कहाँ पर खोले जाते हैं। देखना 3 इंस्टीट्यूशंस होती हैं, कौन कौन से, एक तो RBI या फिर कमर्शियल बैंक्स होते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस होते हैं, डाकघर। हमारे जो खाते हैं वो 3 प्रकार के खुलते हैं। लेकिन RBI में किसके खाते खुल सकते हैं, ये देखिए। एक तो रिजर्व बैंक, इसे हम क्या लिखेंगे, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI भारत का केंद्रीय बैंक। पहले हम केंद्रीय बैंक के बारे में चर्चा करते हैं, फिर ये टूल्स हैं इस तरीके से, ये आपको अभी समझाएंगे। फाइनली जो हमारा टारगेट होगा ये होगा कि M0, M1, M2, 3 समझना है हमें, ये क्या है। लेकिन इसके पहले हम टूल्स पढ़ेंगे कुछ, है ना। इसमें जो शब्दावली प्रयोग की जाएगी, तरलता, संकीर्ण मुद्रा, नैरो मनी, ब्रॉड मनी, ये NSC क्या होता है, तो पहले आप समझिएगा। RBI भारत का केंद्रीय बैंक, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, भारत का सेंट्रल बैंक। और एक होते हैं कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, इनको हम क्या कहेंगे, वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक में जैसे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या PNB पंजाब नेशनल बैंक, इस तरीके से कोई भी, चाहे सरकारी या निजी बैंक हैं, ICICI बैंक, ICICI, है ना, प्राइवेट बैंक या सरकारी बैंक, यानी कि अनुसूचित बैंक या गैर अनुसूचित बैंक, ये सब क्या होते हैं, वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक कहेंगे ना। और इसमें भी हमारे 2 प्रकार के खाते, डिमांड एंड टर्म्स खुलते हैं। तीसरा, एक हम पोस्ट ऑफिस में या डाकघरों में हमारे खाते खुलते हैं। पोस्ट ऑफिस में भी यही डिमांड और टर्म्स हो जाएंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि भारत का केंद्रीकृत बैंक कौन सा है, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक RBI, केंद्रीय बैंक वो होता है, हर देश का एक बैंक होगा और उसमें जो देश, यानी कि मुद्रा जो जारी होगी वहाँ से, उस मुद्रा पर उसका नाम लिखा होगा या उसका कोई चित्र या फोटो होगा लगा हुआ। जैसे हमारी पेपर करेंसी होती है, कागजी मुद्रा, तो कागजी मुद्रा पर किसका नाम होता है लिखा हुआ, RBI का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे अमेरिका फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, तो वहाँ फेडरल बैंक का नाम होता है लिखा हुआ। हमारे बैंक कागजी मुद्रा पर RBI का नाम, तो RBI हमारा क्या हुआ, RBI भारत का केंद्रीकृत बैंक या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन हम यहाँ पर भी पढ़ते हैं CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जैसे यहाँ पर हमारे नगर में भी, हमारे शहर में भी इसकी एक ब्रांच है CBI की, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। हिंदी में क्या लिखा जाएगा, ये हिंदी में भी सेंट्रल बैंक ही लिखा जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें हमारे खाते खुलते हैं। कमर्शियल या वाणिज्यिक बैंकों में ही हमारे खाते खुल सकते हैं, RBI में हमारे अकाउंट्स नहीं खुलेंगे, इसमें खाते नहीं खुलेंगे। हम केवल कमर्शियल बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खाते खोलते हैं। तो CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, ये भारत का केंद्रीकृत बैंक नहीं है, ये वाणिज्यिक बैंक है केवल। और जो RBI है, RBI भारत का केंद्रीय बैंक, जबकि इसकी हिंदी अगर देखें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर हिंदी बनाएंगे वाणिज्यिक बैंक वाले में, वो भारत का केंद्रीकृत बैंक निकलती है। लेकिन CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक नहीं है। फिर से रिपीट करता हूं सेंटेंस, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक नहीं है। भारत का सेंट्रल बैंक RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में कहेंगे भारत का केंद्रीय बैंक। तो केंद्रीय बैंक वो बैंक होता है जो वहाँ की मुद्रा जारी करता है, मुद्रा को इशू करता है, इशूइंग ऑफ द करेंसी या प्रिंटिंग ऑफ द करेंसी, जो मुद्रा को छापने का आदेश देता है या मुद्रा को जारी करता है। तो एक लाइन में फिर से, भारत का केंद्रीय बैंक RBI, जो वहाँ के नोट पर जिसका नाम होगा। और जो हमारा ये सेंट्रल बैंक है, ये केंद्रीय बैंक नहीं है, तो केवल वाणिज्यिक बैंक है। तो आगे बढ़ते हैं इससे। देखना RBI में खाते किन के खुलते हैं, अकाउंट्स।
एक तो सरकार का रिजर्व ही होता है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, दोनों के खाते होते हैं, और बैंकों की जमाएं भी होती हैं। ये जो बैंक होते हैं ये सारी जमाएं कहाँ पर करेंगे? अपनी बैंकों में कर देंगे। मान लीजिए हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 100 रुपीज़ जमा करते हैं, 100 रुपये। ये 100 रुपये क्या करेगा? आरबीआई में जमा करेगा, आरबीआई इस पर ब्याज देगा। एक होता है बैंक दर और एक ब्याज दर। एक तो क्या होता है? बैंक दर और एक ब्याज दर। बैंक दर और ब्याज दर, है ना, बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट। ये तो जो आरबीआई इन बैंकों को देगा, जैसे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कुछ इसने इस पर जमा किया तो इस पर जो ब्याज मिलेगा इसको तो बैंक दर। और ब्याज दर क्या होगा? जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या जितने भी वाणिज्यिक बैंक होंगे वो जनता को जो दर देते हैं, यानी कि जनता को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है जनता पब्लिक को देंगे। मान लो हमने 100 रुपये जमा किए हैं तो एसबीआई जो 100 रुपये पर 4 रुपये हमें देगा, यानी कि 104 रुपये, वो 4 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा होंगे वो क्या हुआ? ब्याज दर। और जो आरबीआई कमर्शियल बैंकों को ब्याज देता है उसको बैंक दर। तो क्लियर है ना दोनों चीज़ें, बैंक दर और ब्याज दर। समझ आया नहीं हिमांशु? तो बैंक दर क्या होता है, ब्याज दर क्या होता है? बैंक दर जो आरबीआई बैंकों को देता है ब्याज की दर, और ब्याज दर क्या होगा? जो बैंक हमें देते हैं, जनता को देते हैं। ये बीच बीच में टूल्स आएंगे, आप चाहे तो इसे नोट भी करते रहिए। वैसे इसके सारे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। हमने एक ब्लॉग भी बनाया है तो ब्लॉग पर बहुत जल्दी आपको अवेलेबल कराएंगे चीज़ें। देखना जो डिफरेंट टॉपिक हम इसलिए डाल रहे हैं वीडियोज, ये चूँकि ये परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वैसे हर टॉपिक की अलग अलग वीडियो होगी, इकोनॉमिक्स की एक अलग ही प्लेलिस्ट होगी। खैर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कौन कौन से अकाउंट्स होंगे? बैंकों की जमाएं, जो ये सारे बैंक इसमें जमा करेंगे। और दूसरा अकाउंट केंद्र सरकार, राज्य सरकार का, ये अन्य जमाएं होंगी। ऐसे ही जो कमर्शियल बैंक है इसमें भी 2 प्रकार के अकाउंट्स होंगे, डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, यानी कि सावधि जमाएं, और इसमें आ जाएंगी ये दूसरी मांग जमाएं, है ना। डिमांड डिपॉजिट को मांग जमा और इसको सावधि जमा। तो इसमें सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, इसमें एफडी और आरडी। ऐसे ही डाकखानों में भी होते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी 2 होंगी, मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट्स, और दूसरे कौन से हो जाएंगे? टर्म डिपॉजिट यानी कि सावधि जमा। तो सावधि जमा में क्या? एफडी और आरडी, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट्स। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट किसके? डिमांड डिपॉजिट्स के हो जाएंगे। तो हम ये पढ़ना चाह रहे हैं इसमें M0। जैसे M0 क्या होता है, अब ध्यान से समझिएगा। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट है। M0 मनी टाइप 0। M0 में क्या होगा? चलन में जितनी में मुद्रा है, चलन है ना, जो मार्केट में चलन में मुद्रा है। मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, लेकिन उसमें से मार्केट में जो हमने खर्च किए हैं आज वो 20,000 रुपये की है, तो 20,000 रुपये चलन मुद्रा कहलाएगी। M0 में कौन सा होगा? एक तो चलन मुद्रा, जो चलन में है, चलन मुद्रा किसी वित्तीय वर्ष में जिसका भी हम निकालना चाहते हो, प्लस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, आरबीआई के पास जितनी भी बैंकों की जमाएं होंगी, बैंक की जमाएं, बैंकों की जितने भी खाते बने होंगे, ये सब क्या कहलाएगा? M0। तो M0 में कौन कौन से धन है? चलन मुद्रा और एक आरबीआई के पास जो बैंकों की जमा है, आरबीआई में बैंकों की जमाएं, है ना। दूसरा M1 क्या हो जाएगा? M1 जैसे पढ़ते हैं M2, M3 और M4, है ना। 5 प्रकार के मनी टाइप होंगे। तो इसमें M1 क्या हो जाएगा? M1 एक तो जनता के पास कितना पैसा होगा, जनता के पास मुद्रा या धन, जनता के पास मुद्रा, है ना, चाहे वो कहीं पर भी उसके घर में रखी है या पॉकेट में है उसकी। प्लस इसमें एक आ जाएगा जितने भी बैंक्स होते हैं, बैंक, है ना, बैंकों में कौन सी जमाएं? जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि इसमें आ जाएंगे सेविंग अकाउंट या फिर दूसरे आ जाएंगे इसमें करंट अकाउंट्स। और प्लस आरबीआई के पास में अन्य जमाएं कितनी हैं? आरबीआई के पास अन्य जमाएं, अन्य खाते कितने हैं, है ना। एक बार फिर से देखिए आप। M0 क्या होगा? चलन में जितनी मुद्राएं, हमारे देश में जो चलन में मुद्राएं हैं, प्लस आरबीआई में बैंकों की जमाएं कितनी, इन बैंकों ने आरबीआई में कितना जमा किया है, इसको हम क्या कहेंगे? M0। M1 क्या हो जाएगा? जनता के पास कितना धन है, हमारे देश में जनता के पास टोटल कितनी मुद्राएं हैं, चाहे वो कहीं पर जमा है या उनके घर में रखी है या पॉकेट में है। दूसरा, बैंकों में डिमांड डिपॉजिट्स कितने हैं, यानी कि बचत खाते और चालू खाते कितने हैं, है ना। और प्लस आरबीआई के पास अन्य जमाएं कितनी, अन्य जमाएं मीन्स जो ये जमाएं होंगी,
है ना, ये दूसरा खाता आरबीआई के पास होगा। तो आरबीआई में चूंकि हमारे खाते नहीं होंगे, वहाँ सरकार के होंगे, ये क्या हो जाएगा M1। M2 में क्या आ जाएगा M1 प्लस पोस्ट ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस में डिमांड डिपॉजिट यानी कि मांग जमा है, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस जो डाक घरों में खुलती है खाते, पोस्ट ऑफिस में डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स ये सब इसमें आ जाएंगे, यानी कि जो सेविंग अकाउंट होगा और करंट अकाउंट, सेविंग और करंट अकाउंट्स ये दोनों होंगे। डाकखानों में भी खाते खुलते हैं पोस्ट ऑफिस में, इसमें डिमांड डिपॉजिट या सेविंग जो भी हमने खाता खोला है ये इसमें, तो M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के खाते। M3 में क्या आ जाएगा, M3 होगा M1 प्लस बैंकों में सावधि जमा टर्म डिपॉजिट यानी कि FD और RD, M1 प्लस बैंकों में FD या फिर RD, FD RD इसे हम क्या कहेंगे सावधि जमा, सावधि जमा। सावधि जमा में क्या आ जाएगा, इंग्लिश में कहेंगे इसको टर्म डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट ये इसमें आ जाएगा। तो ये M3 हुआ। M4 में क्या होता है, M4 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो M4 में M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में सावधि जमा, पोस्ट ऑफिस में सावधि जमा, सावधि जमा यानी कि जिसमें हम FD या RD करते हैं, FD या फिर RD, और इसमें से एक चीज माइनस की जाती है NSC, NSC पोस्ट ऑफिस से मिलती है। फुल फॉर्म क्या हुई NSC की, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, है ना। कुछ ये विकास पत्र होते हैं, जैसे बचत पत्र होते हैं, अगर हम बचत पत्र खरीद लेते हैं वो धनराशि इसमें से माइनस की जाएगी। तो M0, M1, M2, M3 एक बार वो देखिएगा। M0 क्या होगा, चलन में मुद्रा कितनी है प्लस आरबीआई के पास बैंकों की जमाएं कितनी है। सेकंड नंबर M1 क्या हो जाएगा, जनता के पास कितनी मुद्रा है और बैंक में डिमांड डिपॉजिट यानी कि सेविंग अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स प्लस आरबीआई के पास अन्य जमाएं, अन्य जमाएं मीन्स ये जो दूसरा खाता होता है आरबीआई के पास। थर्ड इसमें आ जाएगा M2, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में डिमांड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स। M3 में देखिएगा, M3 क्या होगा, M1 प्लस बैंकों में FD और RD। M4 में आ जाएगा M3 टोटल धन ऊपर वाला और पोस्ट ऑफिस में सावधि जमा यानी कि FD और RD। तो इसमें क्वेश्चन एक आता है कि सबसे अधिक तरलता किस में होती है, आप ये भी देख लीजिएगा। पहले यहाँ पर देखिए कुछ शब्दावली है। तरलता या लिक्विडिटी हम किसे कहेंगे, लिक्विडिटी का मतलब हुआ हमारे पास जो मुद्राएं हैं उसमें चलन में कितनी तुरंत जो क्विक एक्सेस में हो सकती है। मान लीजिए हमारे पास हमारे अकाउंट में हमारे घर में 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, लेकिन उसमें से 10,000 रुपये हमारी पॉकेट में से हम इसमें 10,000 अभी के अभी खर्च कर सकते हैं। ये क्या आ जाएगी, तरलता। यानी कि हमारे पास जो 90,000 है, 90,000 वो तो घर पे रखे हुए हैं, लेकिन मेरे पास इन पॉकेट जो है 10,000 है। इसका मतलब 10,000 की तरलता अभी के अभी है, लिक्विडिटी, जिसका भुगतान हम अभी कर सकते हैं। ऐसी मुद्रा जिसका भुगतान क्विक किया जाए, बहुत जल्दी किया जाए, वो तरलता आ जाती है। मान लीजिए कोई कहे कि अमेरिकी डॉलर, हमारे पास अमेरिकी डॉलर है, बैंक में जाएंगे तुरंत कैश हो जाएगा, इसमें लिक्विडिटी है, ये तरलता। कोई कहेगा कि हमारे पास तो लीबिया का दिनार है, उसमें तरलता नहीं हो, कैश इतनी जल्दी नहीं होगा, बैंक भी उसके कारण पूछेगा आपके पास कहाँ से मुद्रा आई है, तो उसमें तरलता कम आ जाएगी। तरलता का मतलब है कोई भी मुद्रा हम कितनी जल्दी कैश कराते हैं, भुगतान कराते हैं। संकीर्ण मुद्रा, संकुचित मुद्रा, इनको भी कैटेगराइज किया गया है। एक तो क्या हो जाएगा संकीर्ण मुद्रा, हिंदी में 2 नाम होंगे, संकीर्ण मुद्रा और संकुचित मुद्रा, इंग्लिश में नैरो मनी। एक हो जाएगा व्यापक मुद्रा या ब्रॉड मनी, है ना। इनमें देखिएगा आप ये 2 प्रकार की जो मुद्रा है। संकीर्ण मुद्रा ये होगा कि जिसमें कम अमाउंट है रखा हुआ, यानी कि धन तो है लेकिन वो कम है, संकीर्ण मुद्रा आ जाएगी। और व्यापक मुद्रा में क्या, जिसमें ज़्यादा आएंगे। तो क्वेश्चन पहले तरलता समझिए, तरलता सबसे अधिक किस में होती है। एक तो M1 में सबसे अधिक तरलता सबसे अधिक M1 में, सबसे कम M4 में। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं M1 से, M0 नहीं काउंट करेंगे उसमें, M1 से M4 की तरफ जैसे ही हम जाएंगे तो हमारी तरलता घटती जाएगी। तरलता सबसे अधिक किस में, M1 में। तो अगर ये बात आती है लिक्विडिटी की या तरलता की, तरलता सबसे अधिक किस में है, तरलता लिक्विडिटी M1 में सबसे अधिक, और फिर M2 में आ जाएगी, फिर M3 में आ जाएगी, और फिर इससे कम M4 में। सबसे कम किस में, M4 में। ये तो तरलता की बात हुई। अच्छा, अगर हम बात करते हैं व्यापकता की
कि इसमें व्यापक सबसे बड़ी मुद्रा कौन सी है। जैसे M3 सबसे बड़ी मुद्रा हो जाएगी M3, वैसे तो M4 आनी चाहिए, लेकिन ये आता है कि सबसे बड़ी मुद्रा कौन सी है M4, सबसे छोटी मुद्रा कौन सी है M1, है ना। इसको तो कहेंगे नैरो मनी M1 को, और ब्रॉड मनी आ जाएगा M3। सबसे एक व्यापक मुद्रा ये आ जाएगा M3, है ना। जैसे जैसे हम M1 से M4 की तरफ बढ़ते हैं, M3 की तरफ बढ़ते हैं, तो M3 की व्यापकता सबसे अधिक है ना। M1 और M2 तो आते हैं नैरो मनी में, और M4 आ जाएगा। या आप नोट कर लीजिए, अगर करना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप बीच बीच में। M1 और M2 ये तो क्या है, नैरो मनी का उदाहरण होंगे, ये ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है। और M3 और M4 ये ब्रॉड मनी आ जाएंगे, BROAD, ब्रॉड मनी का मतलब व्यापक मुद्रा। ये तो क्या है, व्यापक मुद्रा। और ये क्या हो जाएगा, संकीर्ण मुद्रा, ये संकीर्ण में आ जाएगा। M1 M2 संकीर्ण में हो जाएंगे, और M3 M4 व्यापक मुद्रा में आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से जो हमारे मनी के टाइप होते हैं, कितने 5 प्रकार के होते हैं। सबसे अधिक तरलता किस में, F1 में, सबसे कम किस में, M4 में। सबसे बड़ा मनी कौन सा है, सबसे ब्रॉड M3 आ जाएगा। संकुचित मनी कौन सा होगा, M1। ये इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। और M1 में, M2 M3 में किसको मिलाकर क्या बनता है, खाते हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। इसके अलावा जी, भारत का लघु संविधान किसे कहा जाता है? भारत का लघु संविधान, लेकिन ये इकोनॉमिक्स चल रही है, आप संविधान का पूछ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। खैर, ये अभी आया था परीक्षा में, हाल ही की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का लघु संविधान, आप इसको समझिए। संविधान का एक अलग से क्वेश्चन है, देखना। जब हमने संविधान लागू किया, मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद कितने हैं, 395, है ना। और इसमें जो सबसे अधिक अनुच्छेद हमने लिए हैं, ये 1935 के अधिनियम से लिए हैं। क्वेश्चन है कि भारत का संविधान लागू होने से पहले भारत में कौन सा संविधान लागू था। ये था एक्ट ऑफ 1935, 1935 का अधिनियम लागू था। 1935 का जब अधिनियम लागू था, हमने लगभग 200 अनुच्छेद तो वहीं से लिए हैं। अब कितने बचते हैं, 195 और बचते हैं। 195 अनुच्छेद लिखने के लिए लगभग हमने 60 देशों का संविधान पढ़ा हुआ है, तो वो 195 उसमें इंक्लूड किए। तो अगर ये ऑप्शन में आता है कि लघु संविधान किसे कहते हैं, ऑप्शन में अगर अनुच्छेद ये भी है इसमें, 335 का अधिनियम, हम 335 का अधिनियम लगाएंगे आंसर में। लेकिन अगर ये भी आता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 1976 में एक 42वां संविधान संशोधन किया गया था। उसमें यह था कि लगभग आधे संविधान में फेरबदल, कहीं ना कहीं चेंजिंग की गई थी, लगभग हर पार्ट में ही संविधान के। या शुरुआत करते हैं ये प्रस्तावना से, संविधान की प्रस्तावना। इसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का एक केस आता है। इससे पहले हमने उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, कौन कौन से, जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जुड़े हैं। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जुड़े हैं। और भी कई भागों में हमने संशोधन किया इसको लेकर। तो अगर ये भी क्वेश्चन आता है ना कि 42वां संविधान संशोधन, यहाँ ऑप्शन एक ही रहेगा, या तो 42वां संविधान संशोधन 1976 और या फिर 1935 का अधिनियम, दोनों में से कोई एक, जैसा भी ऑप्शन है। हालांकि इसके दोनों आंसर हैं। 1935 के अधिनियम को भी हम लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या माइनर कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, और 42वें संविधान संशोधन 1976 को भी लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या माइनर कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। दोनों अगर ऑप्शन में आते हैं तो दोनों में से विकल्प में पहले कौन सा है, ये हम बेस्ट आंसर लगाएंगे तब, इसके अलावा और। ठीक है, ओके, थैंक यू।